ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 में अब बात होगी मिडिल ईस्ट की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दूसरे राउंड का अब आज छठा दिन है। दोनों देशों के बीच लगातार जबरदस्त स्ट्राइक की तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिकी फोर्स ने बंदर अब्बास के पास खुरेस्तान पुल पर हमला किया। इस हमले में पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। खुरेस्तान पुल साउथ ईरान में लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के कई हिस्सों में विस्फोट हुए हैं। दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, अहवाज और चाबहार में भीषण तबाही दिखाई दे रही है। अमेरिकी फोर्स ने इन हमलों में ईरान के अंदर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना जंग के दूसरे राउंड में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है। तो ये दूसरा राउंड जो दिखाई दे रहा है, जहां पर ईरान और अमेरिका दोनों ने एक बार फिर से अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं और लगातार तबाही की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, उसके पीछे कारण यही है कि जिस एमओयू पर दोनों देश बात कर रहे थे, वो एमओयू ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है। अब बात एक नए सिरे से शुरू होगी। तो नए सिरे से बात कहां से शुरू होगी? देखिए, अमेरिका चाह रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप चाह रहे हैं कि हम डरा करके, धमका करके, उसके ऊपर हमले करके और उसको झुका करके अपनी शर्तों पर बात करें, क्योंकि पिछली बार जो बात हुई है वो ईरान की शर्तों पर थी। और इस बात को लेकर के इनकी आलोचना हुई है। हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे कि जो JCPOA उनका था, ओबामा का, उससे इनकी तुलना हुई और ये बहुत ही कमजोर था। तो अब ये चाह रहे हैं कि ईरान झुके और हम अपनी शर्तों पर बात करें। ये होगा नहीं, क्योंकि ईरान झुक करके बात नहीं करेगा। ईरान के मुंह में खून लग चुका है और वो खून है होर्मुज का। वो नहीं चाहे, वो बिल्कुल ही झुक करके समझौता नहीं करेगा। इसके बाद असली सवाल यह है कि अमेरिका के पास क्या रास्ता बचता है। ठीक, अमेरिका के रास्ता कोई भी, आज की तारीख में भी युद्ध आप तभी जीतेंगे जब आप पैदल सेना उतारेंगे। जब मिलिट्री नहीं उतारेंगे, आप सिर्फ एयर पावर से, नेवल पावर से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। कमजोर कर सकते हैं, किसी को तबाह कर सकते हैं, आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। अमेरिका सेना उतारे, और सेना उतार करके 167 किलोमीटर का जो लंबा इलाका है ईरान में, जो होर्मुज की खाड़ी का, उसको कब्जा कर लें आप। फिर दूसरी तरफ जा करके ओमान के साथ वाला इलाका कब्जा कर लें, और फिर पूरा सऊदी अरब, यमन और ओमान पार करके दूसरी तरफ जाएं और अदन की खाड़ी से लगता हुआ लाल सागर तक का जो इलाका है उसको कब्जा कर लें, और फिर उसकी परली तरफ जा करके जिबूती पर तक कब्जा करें। तब जा करके आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आएगा। अब ईरान ने कह दिया कि अगर और हमले हमारे ऊपर करेंगे तो उसने कहा है हुती को कि तैयार रहो, लाल सागर बंद करेंगे हम लोग। और हुती ने कहा है कि हम वहीं जो बाबल मंदेब है वहाँ हमला करके जहाज़ों को रोकेंगे। होर्मुज से 20% ईंधन निकलता है पूरी दुनिया का, और बाबल मंदेब से 7% निकलता है। लगभग 1/3 तेल ईंधन का हिस्सा जिन दो तरफ से निकलना है। और जब बाबल मंदेब डिस्टर्ब होगा तो लाल सागर पूरा और सुएज कैनाल और फिर प्रशांत महासागर तक लड़ाई जाएगी। तो क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? इतनी फौज उतारेगा कि इस पूरे इलाके पर वो कब्जा कर ले और ईरान को दबा दे? जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप ईरान को नहीं रोक सकते हैं, तब तक लेवरेज ईरान के हाथ में रहेगा। इधर अमेरिका के हमले पर ईरान ने पलटवार किया है, उसकी भी रिपोर्ट आपको दे दें। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी रेडार इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद कुवैत में कई जगहों पर धमाकों की आवाजें आई। इससे पहले IRGC ने दावा किया था कि उसी अली अल सालेम में C-RAM रेडार और अमेरिकी सैनिकों के जमा होने की जगह पर हमला किया गया था। ईरान के कुवैत के साथ साथ बहरीन पर हमले की भी खबर आई। ईरान ने बहरीन में अल साखिर के पास अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम और विमानों को टारगेट कर हमला किया है। ईरान बहरीन पर लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहा है, जिससे बहरीन के डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब स्थिति यह है कि जो खाड़ी के देश हैं वो भी ये जानते हैं कि ये एक ऐसी गले की हड्डी बन चुकी है, ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। ईरान के साथ वो खड़े हो नहीं सकते और अमेरिका पूरी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा है। खाड़ी के देशों के सामने विकल्प क्या है? देखिए, ये लड़ाई जो है ईरान और अमेरिका की आपसी लड़ाई से आगे निकल चुकी है। पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों की जो सुरक्षा की बात थी, वो अब उनके लिए संकट बन गया है कि हर जगह अमेरिकी बेस से ये उनके अंदर आभास था, सुरक्षा था कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकी बेस है, वो हमारा एक प्रोटेक्टर जैसा है। आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्टर मनी भी था कि वो इन्वेस्ट करते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। अब वही उनके गले की हड्डी ये बन गई है कि ईरान ने उसको एज अ वल्नरेबिलिटी ढूंढ लिया है कि अमेरिका हमारी तरफ अटैक कर रहा है, आप करते रहिए, हम आपका काउंटर नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपके जो बेस हैं
खाड़ी देशों में, वहां पे अटैक करेंगे। तो अमेरिका के कारण क्या है, इन सारे खाड़ी देशों की जो सुरक्षा की अपनी अभी तक की नीति थी, जो संयंत्र था, वो उनके लिए असुरक्षा की नीति बन गई। लेकिन अगर अमेरिका ने ब्रिजेस पर हमला करना शुरू कर दिया, सैलिनेशन प्लांट पर, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करना शुरू कर दिया, पावर प्लांट्स पर हमला करना शुरू कर दिया, ऐसी परिस्थिति में क्या ईरान झुकेगा? नहीं, देखिए वहां पे कोई लोकतंत्र में चुनाव लड़के नहीं जीतना है कि वहां की पब्लिक जो है वो डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक प्रेशर है उनके पास। ये तो रिजीम, IRGC और सुप्रीम लीडरशिप, ये तो एबव ईरानियन डेमोक्रेसी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान में अभी पीने का पानी नहीं है, अभी वहां पे हालत खराब है। तो जहां पीने का पानी ऑलरेडी नहीं है, ये रिजीम तो ये मसूद पेजिशकियान हो गए, ये बगैर गालिबफ हो गए, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? इसकी पृष्ठभूमि देखिए, 79 में जब फ्रांस से लौट रहे थे खेमैनी, जो सुप्रीम लीडर थे पहले, जब वो लौट रहे थे तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका क्या विजन है, अभी लोग ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस ईरान जल जाए, जब तक इस्लाम आबाद रहेगा तब तक मेरा जो है वो रणनीति रहेगी। तो वहां की जो रिजीम है उसके लिए वो सिविलियन, ये सब चीजें लोकतंत्र में मैटर करती हैं कि आपने क्राइसिस क्रिएट कर दी और इंटरनल प्रेशर हुआ और वो रिजीम टॉप। अमेरिका का और इजरायल का इनिशियल एम था, लड़ाई का एक लक्ष्य होता है कि आप रिजीम टॉपल कर दें, वो तो आपने पहले ही अबैंडन कर दिया अमेरिका ने। अब आप इस रिजीम को टॉपल नहीं करना चाह रहे। ट्रंप बस ये चाह रहे हैं कि एक फाइल है बंद हो जाए किसी तरीके से, ईरान जो है नेगोशिएशन इजराइल ये फाइल बंद होने कहां देगा? जैसे एक फाइल खुल चुकी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये बगावत की फाइल है जो मुनीर से बंद किए नहीं बंद हो रही है। POK में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 40 दिन से हजारों लोग सड़कों पर है। POK में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या यह है कि उन्हें गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। JAAC ने 21 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होगा और आंदोलन पहले से उग्र होगा। बुधवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पाकिस्तानी सेना और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ उन्होंने मार्च निकाला। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आई और JAAC नेताओं के साथ बातचीत का दौर शुरू किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल रावलकोट पहुंचा और JAAC के नेताओं से बात की जा रही है। बता दें कि पिछले 1 महीने से चल रहे इस आंदोलन में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बगावत में तब्दील हो गया है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है अजीत जी, और इस आर पार की लड़ाई में मुनीर इसे संभाल पाने की स्थिति में है या नहीं है? नहीं, मुनीर के सारे उपाय फेल हो गए और उनके सामने वो देखिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो इनिशिएटिव नहीं लिया गया मुजफ्फराबाद ये POK में। मिलिट्री इनिशिएटिव्स लिए गए, मिलिट्री स्टेप, आपने सेना उतार करके लोगों पर गोलियां चला करके आंदोलन समाप्त करने की कोशिश की। ये आंदोलन शुरू हुआ था इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के। बड़ी भारी आर्थिक कठिनाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं वहां। तो इसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था और वो व्यवस्था करने की बजाय मिलिट्री के जरिए आपने कुचलने की कोशिश की। फिर ये आंदोलन पॉलिटिकल होता गया। अभी 27 जुलाई को POK में इलेक्शंस होने हैं। अब ये इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वहाँ चुनाव कराने के हालात नहीं है। और फिर वो इशू जुड़ गया, उसमें 53 में से क्या है कि ऑलरेडी इन लोगों ने 20 सीटें आरक्षित कर दी हैं। 12 सीटें तो आरक्षित हैं वहाँ, जो जिसको समाप्त करने की बात हो रही है कि 12 सीटें एक तरफ आरक्षित हैं और दूसरी 8 सीटें आरक्षित हैं जो प्रवासी कश्मीरियों के लिए और उलेमाज के लिए, ये सब। तो 20 सीटें आरक्षित कर दी आपने और वो 20 सीटें एक तरह से सरकार के हाथ में रहती हैं, जो सरकार इस्लामाबाद में बैठी हुई है। 33 सीट में से आप कितना भी चुनिएगा वो 20 उनका हो जाएगा और सरकार उनकी बनती है। तो ये इसका विरोध, जो इकोनॉमिक विरोध शुरू हुआ वो बाद में पॉलिटिकल हो गया और उसकी वजह से अब चुनाव पर संकट है। तो अब ये स्थिति ऐसी है, 2 फ्रंट लगातार हो गए अब एकदम स्पष्ट रूप से, बलूचिस्तान का और आपका ये मुजफ्फराबाद का, ये POK का। इस दोनों फ्रंट पर एक इकोनॉमिक फ्रंट है, बलूचिस्तान की वजह से पूरा चोक हो रही है इकोनॉमी उन लोगों की, और चाइना के साथ चाइना की इकोनॉमी पर भी उसका असर हो रहा है, क्योंकि वो जो चाइना वाला कॉरिडोर है वो वहां प्रभावित हो रहा है। चाइना की माइनिंग एजेंसीज का काम वहां प्रभावित हो रहा है बलूचिस्तान में, और यहाँ POK में आकर के ये इकोनॉमिक जो आपका आंदोलन था वो पॉलिटिकल आंदोलन में तब्दील हो गया है। तो इसका असर
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर है, वहाँ की इकोनॉमी पर है, वहाँ की सोशल व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर है, और मुनीर की सेना इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, बिना पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के नहीं होगा। इसमें आप जो आंदोलनकारी कह रहे हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, तो एक तो वो जो 12 सीटें आपने रिजर्व हाँ, की है 12 उसे आप खत्म करिए, उनको आरक्षण खत्म करिए, उनका चुनाव कराइए। जी। बाकी 8 सीटों को लेकर के दिक्कत नहीं, 8 सीटों पर पहले से चला आ रहा है, उसको ये लोग नहीं चैलेंज कर रहे जी। हैं, लेकिन 45 सीटों पर आप चुनाव कराइए। ये उनका मांग, जब तक ये तय नहीं होगा ये आंदोलन समाप्त नहीं होने जा रहा। ये आंदोलन तो चलिए पीओके का आंदोलन है, और इसे अब शहबाज कैसे काउंटर करते हैं, मुनीर कैसे काउंटर करते हैं, और क्या आने वाले दिनों में पीओके पाकिस्तान से हटकर खुद स्वतंत्र हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इधर पंजाब में जो कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, इस झगड़े को वो सुलझाए कैसे, क्या इस पर ब्रेक लग गया है? एक खबर आपको दे दूं, दिल्ली में बैठक के बाद गुटबाजी फिलहाल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में बगावत पर उतारू पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। इनकी वेणुगोपाल से मुलाकात के दौरान महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने यह मुलाकात करवाई। असल में पार्टी हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह और विधायक परगट सिंह को दिल्ली बुलाया था। इसके बाद चन्नी गुट ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मुलाकात की। चन्नी और उनके सहयोगी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग को हटाने की मांग पर अड़े हुए तो थे, लेकिन कल की मीटिंग के बाद कांग्रेस के सूत्रों का दावा यह है कि चन्नी मान गए हैं, लेकिन रंधावा अभी भी खफा है। बैठक से निकलकर चन्नी ने पहली बार कहा ऑल इज वेल। अब ये है कि हाई कमांड को बात रखनी होती है। हमें हमारी वहाँ कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी, वो भी बघेल साहब से मिलने के लिए थी। तो हम कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही पार्टी को कोई एम्बेरस करने की कोशिश की है हमने। हम पार्टी के साथ चलने वाले हैं, पार्टी के साथ ही चलेंगे और पार्टी का जो भी फैसला है होएगा, हम उसको ऑल इज वेल। ऑल इज वेल हो गया है। नहीं, देखिए, कम से कम इस मामले में कांग्रेस हाईकमान ने बिल्कुल सही रुख अपनाया है कि एक बार फैसला हो गया तो अगर आपके पास कुछ पार्टी में ऐड करने के लिए नहीं है, फिर भी आप बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहे हैं और लेजिटिमेसी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, तो सख्ती। और देखिए, चन्नी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे। अगर होते तो ऑल इज वेल इनके तरफ से नहीं आता, ऑल इज अनवेल ये करके छोड़ते। तो ये निश्चित तौर पे है कि इन्होंने विकल्प निश्चित तौर पे तलाशे होंगे, लोगों ने देखा भी होगा। विकल्प मिला नहीं होगा। क्या है भाई, आपके पास कुछ ऐड, मुख्यमंत्री रहते हुए जो खुद 2 जगह से चुनाव हार जाए, उसके बाद विदेश चला जाए और फिर आके कह रहा है वहां पे कुछ भी स्थिति है। यहां पे कांग्रेस हाईकमान ने बिल्कुल इनसे कहा है कि आपको रहना है। पर रंधावा भी नाराज है। हाँ ठीक है, रंधावा वगैरह तो चन्नी जी के पीछे जाके अपना वो कर रहे थे, वो फ्रंट से नहीं आके वो एक गुट को कर रहे थे। लेकिन अभी एक चीज क्लियर है कि जो व्यवस्था है अभी इन लोगों के पास, जो बागी गुट है, इनके पास सबसे बड़ी, इनको एक ही इनके पास इंसेंटिव है कि ये बने रहे पार्टी में और अपने गुट के विधायकों को, लोगों को टिकट दिलवा पाए। सबसे बड़ी वहां पे थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है। हो सकता है मीटिंग में ये चर्चा हुई निश्चित तौर पे कि भाई आप एक्सेप्ट कीजिए लीडरशिप, और जब वैसे भी इनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव अभियान के ये चेयरमैन है, वैसी स्थिति में जब चुनावी ये टिकट की बात चलेगी उसमें इनकी बात सुनी जाएगी, वो अपने आप में एक विक्ट्री होती है। कांग्रेस को ये कोशिश करनी होगी अब इसके बाद कि अब उनको नाराज बहुत ज्यादा नहीं करे। जी, उनको साथ लेकर के चले कांग्रेस को ये कोशिश, क्योंकि फिर नहीं तो हरियाणा में यही हुआ था कि आपने शैलजा को नाराज कर दिया, शैलजा घर बैठ गई और उसका नुकसान हुआ आपको। जाट और दलित का जो समीकरण आप बनाना चाह रहे थे हरियाणा में नहीं, हरियाणा वाली गुटबाजी पंजाब में नहीं होने देनी हो है। और चन्नी निकले, वो कैंपेन करें, घर में बैठ जाए नाराज होकर के, ये भी कांग्रेस को इंश्योर करना होगा। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आपको दे दूं, जहां धीरे धीरे ममता बनर्जी अकेले पड़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी ने कोयल मलिक को इसी साल अप्रैल में राज्यसभा भेजा था और उनका कार्यकाल 2032 तक का था। कोयल मलिक ने इस्तीफा देने के बाद मोदी सरकार में मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोयल मलिक के इस्तीफे पर ममता बनर्जी का रिएक्शन भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने पुलिस, सीबीआई, ईडी के डर से टीएमसी छोड़नी है, वो 21 जुलाई से पहले छोड़ दें। হঠাৎ করে আজকে আমার আসতে হলো, তার কারণ দেখলাম আরেকজন এমপি, চলচ্চিত্র শিল্পী, ভালো শিল্পী, তাকে আমি সম্মান করি, তিনি গেছেন বিজেপির কোনো একটা নেতার সাথে মিটিং করে রিজাইন করতে। বিজেপির চাপে
পুলিশের চাপে, মাথা নত করার চাপে, কোর্টের চাপে, মানে কেসের চাপে, ইডির চাপে, সিবিআই এর চাপে, তাদের অনুরোধ করে বলবো প্লিজ 21শে জুলাইয়ের আগে যার যা সিদ্ধান্ত নেয়া, যারা যারা বাঁচতে চান জীবনে লোটা কম্বল নিয়ে, তারা দয়া করে যেখানে ইচ্ছে যান বিজেপির কথা শুনে। দয়া করে আমরা যে দলটি তৈরি করেছি তাকে কলঙ্ক লিপ্ত করবেন না। क्या बगावत के बवंडर में फंसी हुई ममता बनर्जी ने अब उम्मीद छोड़ दी है? नहीं देखिए, नए सिरे से तैयारी करेंगे, जिसे जाना है जाएं। हाँ नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो 21 जुलाई की जो डेडलाइन है वो इम्पोर्टेंट है। मॉनसून सेशन की वजह से वो 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली अच्छा, करेंगे। ठीक। तो वो हर साल करते हैं। 1993 में जब ये कांग्रेस में थी तो यूथ कांग्रेस के लोग मारे गए थे, उस समय की सरकार ने गोली चलाई थी, और उसकी याद में ये हर साल शहीद दिवस का आयोजन करते हैं। 21 जुलाई को बड़ी रैली होती है। तो इस बार 3 रैलियां हो रही हैं शहीद दिवस की। ऋतुव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं, तो हम रैली करेंगे, और उस जगह जो एस्प्लेनेड के सामने जो जगह है जहां रैली होती है वो जगह उनको मिल गई है। तो ऋतुव्रत बनर्जी खेमा करेगा शहीद दिवस की रैली। एक नई जगह पर दी गई है ममता बनर्जी को कि आप रैली करिए, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग मारे गए, नहीं आपका क्या लेना देना है, हम करेगी, कांग्रेस रैली करेगी और आप आइए हमारी रैली में। तो ये 3 रैलियां 21 जुलाई को हो रही हैं। शक्ति का प्रदर्शन है, देखना है कि ममता बनर्जी कितने लोगों को जुटाती हैं। दूसरी बात यह है कि जो आज कोयल मलिक वाला प्रकरण हुआ है, ये एक बेसिक फ्लॉड को दिखा रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जब वनमैनशिप होता है, एक व्यक्ति के विम्स से पार्टी चलती है, तो क्या गड़बड़ी होती है। आपकी मर्जी हुई, आपने किसी को उठा करके भेज दिया, एक फिल्म अभिनेत्री को जिनका कोई कमिटमेंट नहीं है, सोशल कमिटमेंट नहीं है, पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है, आपके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, आपने उनको भेज दिया, तो ऐसे ही होगा। ये एक बड़ा डीप रूटेड क्राइसिस इंडियन पॉलिटिक्स का आज की तो नहीं, वही कर, और हर बार धोखा हुआ इसमें। इसके पहले भी जिन 2 लोगों को, 2 हीरोइंस को उन्होंने, बाबुल सुप्रियो हुए बीजेपी, और जिन 2 महिला जो अभिनेत्रियों को इन्होंने भेजा, बाद में उनको खुद ही इनको टिकट काटना पड़ा उन लोगों का। तो ये नहीं होना चाहिए है। मिमी चक्रवर्ती, हाँ, और एक और नाम मैं भूल रही हूं, थी, समझा, नुसरत जहां। तो आपने भेजा, फिर हटाना पड़ा उन लोगों को, कोई भूमिका नहीं रही। आपने विधायी कामकाज में, पार्लियामेंट में क्या भूमिका थी उनकी, कोई नहीं थी। तो ये इस बात से सबक लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले व्यक्ति को ले आइए, वो आपके साथ जिनका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, अपना एक वोट बैंक है। बिल्कुल। अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लें, क्योंकि जिनके पास ये वोट बैंक था उनका भी तो टिकट कट गया। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मचे हुए सियासी बवाल के बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर एसपी मयूर खंडेलवाल को खुले मंच से कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एसपी साहब, मैं दोस्ती और दुश्मनी जानता हूं, प्रेम और क्रोध की आवाज आप तक पहुंचेगी, 3 तारीख का इंतजार करिए। दरअसल नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद 10 जुलाई को कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क जाम करते हुए जो प्रदर्शन की तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई थी, पुलिस ने उस वक्त प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे थे। 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा भड़के हुए हैं। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के गोले कार्यालय में 14 एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। प्रेम और क्रोध की माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी, मुझे मालूम है, इसलिए कह रहा हूं। अब दर्द इस बात का उतना नहीं है जितना टिकट कट जाने का है, और वो रह रहकर बाहर निकल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी ने मेरा टिकट काट दिया, उनके टिकट काटने की क्षमता नहीं है, टिकट ना देने वाले कोई और हैं, वहां हमें बात करनी है और हम बात करेंगे। बदला लेना है कांग्रेस से, कह रहे हो भाजपा से। बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, कह रहे हो आशुतोष से। क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आशुतोष ने टिकट काट लिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नरोत्तम जी, लेकिन ये तो अंतर्मुखी होने वाले थे, फिर गलती कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के बयानों को केटर किया जाता है? देखिए, अब मोहन यादव युग की शुरुआत हो गई है वहां पे,
तो जिन लोगों को भी बहिर्मुखी होने में ही अब लगे कि कम से कम अपनी बात तो रख सके, कि वहाँ पे एसपी ने जो आंसू गैस छोड़े और सारी कुछ किया, अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे उन्हें ऊपर से निर्देश आया होगा, चूंकि वो बीजेपी का प्रदर्शन था तो प्रशासन के पास अलग अलग टेम्पलेट होता है वो होने का, तो निश्चित तौर पे इंस्ट्रक्शन था कि उसको सख्ती से निपटिए, और सख्ती से किससे? इनके समर्थकों से। तो सीधी सी बात है, जो मोहन यादव अभी हैं, जो अपनी तरीके से मध्य प्रदेश के समीकरण को साधने की और कोशिश उन्हें कर रहे फ्री हैंड मिला हुआ है, और वो उसको, और उनके पास शीर्ष नेतृत्व के वो पसंद है तो उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है। तो ये तो एक कड़ी है, पैटर्न है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर हैं मुरैना साइड से, जो चंबल क्षेत्र है, उसी तरीके से प्रहलाद सिंह पटेल हैं महाकौशल से, कैलाश विजयवर्गीय है मालवा क्षेत्र से। तो निपटाया जा रहा है चुन चुन के इन लोगों को, और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये परिपाटी है कि अब पार्टी में अगर नए नेता चुने गए हैं तो उनके हिसाब से अब नए लोग आएंगे, तो उनके पास तो निश्चित तौर पे इनके पास वो अंतर्मुखी होने में इन्हें कोई भविष्य नहीं दिख रहा होगा। तो कोई ऐसा संकेत नहीं होगा कि 2028 में जब चुनाव हो तो इन्हें फिर से बना दिया जाए। कभी कभी होता है कि उपचुनाव में आप किसी और को चुने, और जब मुख्य चुनाव आए तो उसमें आप फिर से पुराने जो दमदार हैं उनको ले आए। इनकी जो प्रतिक्रिया बता रही है उससे साफ जाहिर होता है कि नहीं, ये लग गया है कि शायद आने वाले समय में पॉलिटिक्स का दी एंड हो रहा और बुंदेलखंड से इनकी भूमिका जो है धीरे धीरे हाशिए पे की जाए। आज दमदार 10 को हम यहीं पर विराम देते हैं। अजीत जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फजन जी आपका भी।